आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे सॉरी आज हम एक्चुअली मेजर किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो हमारे पास है हाउ टू स्टडी एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट। बेसिकली अगर हम सारा चीज़ें देखी जाए ना तो सबसे पहले जो है ना मैं कुछ मेजर चीज़ें बताऊंगी जिसकी बेस आप ये रख सकते हो कि एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। किस तरह की आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम फिर किसी में एक सब्जेक्ट या किसी मेजर सब्जेक्ट को उठा के फिज़िकल थेरेपी से रिलेटेड पॉइंट आउट करेंगे कि उसमें ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है जिसको हम पढ़ें। फिर उसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो मुझे क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आए थे कि आप हमें सिर्फ इतना गाइड कर देंगे कैसे पढ़ें हम एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट या स्टडी कैसे की जाए। सो सबसे पहली चीज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सबसे अगर मैं कहूँ कि मेजर चीज़ भी यही है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आप अपने माइंड को पूरे तरीके से क्लियर कर लो, ठीक है। क्लियर योर माइंड। अच्छा, आजकल ना मतलब मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स जो मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, उनका सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था कि मे बी दे क्या हो सकता है कि उनके किसी अच्छी फील्ड में दाखिला नहीं हुआ या जिस चीज़ में वो चाहते थे वहाँ पे नहीं हुआ तो उनको फिज़िकल थेरेपी एज अ ऑप्शनल चूज़ करनी पड़ी, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप एक सब्जेक्ट को ऑप्शन चूज़ करते हो तो आप स्टार्ट के ईयर्स में इतना ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते उसको लेके, क्योंकि शायद आपका क्या कहते हैं कि दिल भी नहीं कर रहा होता पढ़ने को। डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज जो होती हैं आप यूज़ करते हो पर आपको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे पढ़ूँ। मे बी आपका माइंड क्लियर नहीं है, आप बहुत सी चीज़ों को लेके डाइवर्ट हो। तो अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लो। देखो, जब आपने एडमिशन ले लिया ना तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट आपके जो रोल्स हैं, आपने जो काम करना है वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपके हाथ में, आपका पेशेंट आपके हाथ में, ठीक है। और आपने क्लियरली उसका जो है ना ट्रीटमेंट करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। क्लियर हमने अपने माइंड को पूरे तरीके से करना है, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आपको अपना माइंड पूरे तरीके से क्लियर करना है कि आप क्यों पढ़ रहे हो एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट, ठीक है। आप फिज़िकल थेरेपिस्ट के तौर पे क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब जितनी सारी चीज़ें हैं ना उसमें सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी, जैसे कि आपने अपने माइंड को क्लियर कर लिया, ठीक है। माइंड को क्लियर करने के बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने इस फील्ड में करना क्या है और क्या नहीं करना, ठीक है। मतलब आपकी कुछ डूज और डोंट्स होने चाहिए, ठीक है। डूज एंड डोंट्स। इससे मतलब ये है कि हमारे पास ना समटाइम्स ऐसे पता है क्या होता है कि ना ओके, ये डूज और डोंट्स जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। देखो, एक बात है ना कि आपके डोमेन में या आप जिस जगह काम कर रहे हो उसमें क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है ये आपको पता होनी चाहिए। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि अगर मैं कहूँ एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट आपने अपनी स्टडी करनी है ना, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे स्टडीज़ में उन्होंने लिखा होता है कि ये आउटसाइड द रेंज ऑफ फिज़िकल थेरेपिस्ट काम है, ठीक है। मे भी वो कोई और कर सकता है, मे भी वो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, फिजिशियन हो, ठीक है। सो एक बाउंड्री सेट हुई नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके डूज और डोंट्स क्या हैं, ठीक है। इसकी बेसिस पे आपके लिए स्टडी करना आसान हो जाती है चीज़ कि यार मैंने इस चीज़ को ज़्यादा फोकस दे के पढ़ना है और इस चीज़ को कम फोकस दे के पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से माइंड ऑफ सेट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब इस डूज और डोंट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने जो चीज़ डू नहीं करनी या जहाँ वहाँ पे लिखे आउटसाइड द स्कोप ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट आपने उसको पढ़ना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो अब मैं बताऊंगी ना वो यही है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है ना, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है अपनी फील्ड को ऑन करना सीखें, ठीक है। ऑन योर फील्ड। ऑन योर फील्ड का मतलब ये है कि
अगर आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ ना, ठीक है, ऑन योर फील्ड का मतलब ये है कि अपनी फील्ड के मतलब इस तरह से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यू नो हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है ना इस वक्त के आपको में भी जॉब्स मिलती हैं नहीं मिलती, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा, एशियन कंट्रीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं अभी, ठीक है। सो आपको इस चीज़ के लिए पता होना चाहिए कि आपको अपनी फील्ड पे किस पॉइंट पे किस तरह से डिफेंड करना है, सो यू कैन क्रिएट योर रेपुटेशन एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। अच्छा, ये तो हो गया कि ऑन करना है फील्ड को एज अ स्पेशलिस्ट, ठीक है, अपने आप जब ग्रेजुएट हो चुके हो। पर स्टडी एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट का मतलब ये है कि ऑन योर फील्ड का यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट ये रखना है कि जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी उतना ज़्यादा अच्छे से आप डिफेंड कर सकते हो, राइट। सो आप जिस टाइम पढ़ रहे हो ना, ठीक है, आपने इस तरह से पढ़ना है कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको अपनी फील्ड को डिफेंड करना पड़े तो आप वहाँ पे खामोश ना हो, यू नो हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ, ठीक है। आपका काम कोई ऐसा नहीं है जो कोई आम बंदा कर सकता है, ठीक है, नो वन कैन डू दिस, ठीक है। सो आपको अपनी फील्ड को ऑन करना आना चाहिए, ओके। अच्छा, आप कुछ जो चीज़ें हैं ना वो मैं बताऊँगी कि कुछ आपकी पर्सनल वाइज, ठीक है। सबसे पहले ना आप अपनी लैकिंग्स को देखो, ठीक है, आप अपनी लैकिंग्स को अपने अंदर देखो, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, ठीक है। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना मुश्किल होता है उनके लिए, समटाइम्स कुछ लोग होते हैं कि जिनके लिए थ्योरी को पढ़ना मुश्किल होता है, समटाइम्स वो होते हैं कि जिनको वीडियोस से नॉलेज लेना मुश्किल होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद उन पे ये तीनों स्ट्रैटेजीज काम ना कर रही हो, शायद वो कॉन्सेप्ट बेस भी नहीं पढ़ सक रहे, शायद वो थ्योरी भी नहीं पढ़ी जाती उनसे, या शायद वो वीडियोस से भी नहीं देख सकते। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि यू कैन क्रिएट योर ऑन नोट्स, ठीक है। अपने नोट्स क्रिएट करने की आदत डालें। जिस दिन आपको ये आदत पड़ जाएगी ना अपने नोट्स क्रिएट करने की, ठीक है, तो आप उस इतनी बड़ी बुक में से या इतने मेजर चैप्टर में से आप कुछ मेजर पॉइंट्स निकाल सकोगे ताकि आप फाइनल पेपर्स के लिए या आप फाइनल प्रॉफ के लिए इजीली प्रिपेयर हो सको, ठीक है। सो लैकिंग्स जो है अपने अंदर उसको फाइंड आउट करना है। अब उस लैकिंग्स को फाइंड आउट कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने टीचर से पूछो, ठीक है। सबसे ज़्यादा गाइड आपको आपके टीचर्स करेंगे, वो आपके पेपर्स चेक करते हैं। आप उनसे पूछो कि सर, जब मैं एग्ज़ाम कंप्लीट किया या जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया है तो आपको क्या लगता है कि मेरी लैकिंग्स किस जगह पे आ रही हैं, ठीक है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। इसमें कोई बुराई नहीं होती, अपनी लैकिंग्स के बारे में टीचर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि आप किस जगह लैक करो, आपका टीचर आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। दूसरा, आप लैकिंग्स फाइंड कर सकते हो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपने लिए यूज़ करके, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करो और आपको पता चल जाएगा कि आप किस जगह लैक कर रहे हो। आप थ्योरी की बेस पे लैक कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा जाता आपसे, वीडियो से आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको मतलब बुक्स जो हैं वो मतलब कलर्ड नहीं है या बुक्स अट्रैक्टिव नहीं है, जो भी चीज़ है, तो फिर आप उस चीज़ को कोप अप करने की कोशिश करो। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो ना लैपटॉप की बुक्स या पीडीएफ बुक्स से ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं, समटाइम्स वो बुक्स जो हैं आम बुक्स से ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बहुत फ्रैंक से मैं एक बात बता रही हूँ कि आपको किस किस तरह से ना डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपने लिए यूज़ करनी चाहिए ताकि आप जो है ना ईजिली इसको कोप अप कर सको, ठीक है। सो अब ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जानते, ठीक है। सो नेक्स्ट जो होती है ना, आपने बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। बाउंड्रीज, स्टडी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी या नॉलेज बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी। इसका मतलब मैं भी बताती हूँ, बाउंड्रीज जो है ना वो आपने क्रिएट नहीं करनी। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि हम लिखा था आउटसाइड द स्कोप ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट, बट समटाइम्स ना जैसे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो मैं ये नहीं किया कि मैंने सिर्फ फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं दी। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं कि उनकी फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनके और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो फिजिकल थेरेपी से इतना ज़्यादा रिलेट कर होते हैं, जैसे गायनी ऑप्स तो होता है,
एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे देती हूँ कि सर्जरी का मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सर्जरी जो सब्जेक्ट है वो समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है, पर कुछ को वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा होता है ना कि वो उसकी डिटेल में जाते रहते हैं, ठीक है। पर स्टडी बाउंड्रीज का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक टॉपिक को पकड़ रहे हो ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टॉपिक की बात करती हूँ जैसे बायोमैकेनिक्स ऑफ लोअर लिम्ब है या बायोमैकेनिक्स ऑफ अपर लिम्ब है, ठीक है। तो आप जब इसको डिस्कस करो ना तो आप अपर लिम्ब की .0 से स्टार्ट करो, ठीक है। अपर लिम्ब होता क्या है, यहाँ से लेके आप टिल द एंड बायोमैकेनिक्स को एंड, उसके लोड्स क्या क्या असर है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, हर चीज़ के बारे में आपको उसमें 1 to 1 बताना चाहिए। ये होती है नॉलेज बाउंड्रीज, ठीक है। यहाँ पे आपने अब क्या किया कि उस नॉलेज बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है जो आपकी नॉलेज में आ रही है, ठीक है। आपने मैक्सिमम ऑफ द नॉलेज जितना आप ले सकते थे ना आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको ना बहुत से लोग नज़र आएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चीज़ की जाती है, ये सब्जेक्ट बेटा आपकी फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड है तो आप ये पढ़ें, बट दिस इज़ नॉट द केस। आपने ना ऐसा करना है, ना आपको मैं सजेशन दूंगी, ठीक है। आप जितना हो सकता है नॉलेज गैदर करो, डिफरेंट जगह से करो, जिस जगह से आपको सही लगता है आप वहाँ से करो। अच्छी वेबसाइट्स देखो, एनाटमी के लिए तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं, कैन हैव है, जो इसी तरह से बहुत सी और वेबसाइट्स हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। लेकिन मेजर जो हम बात करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, वो थी कि नॉलेज बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी आपने, ठीक है। सिर्फ फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड नॉलेज नहीं लेनी, ठीक है, ओके। इसके बाद ये क्या है कि रिपीटेशन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ ना कि रिपीटेशन जो है वो समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में ना रिपीटेशन यूज़ नहीं कर सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप हर सब्जेक्ट में रिपीटेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस रिपीटेशन को हम स्पेस रिपीटेशन भी कहते हैं, ठीक है। आपने अच्छा इसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ कि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आपने एक चीज़ पढ़ी, आपने वो याद की, ठीक है। आपने वो याद की, एक दिन के बाद आपने उसको फिर से रिवाइज़ किया, फिर आपको थोड़ी सी और अच्छी होगी, फिर 3 दिन के बाद आपने उसको फिर से रिवाइज़ किया, वो और अच्छी होगी, ठीक है। फिर आपने 1 वीक के बाद उसको रिवाइज़ किया, वो और अच्छी होगी। इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बनती जाती है और आप उतने ज़्यादा डिटेल में जाते हो उस चीज़ के बारे में। तो इसको कहते हैं स्पेस रिपीटेशन। बेसिकली स्पेस रिपीटेशन जो होती है ना बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगर वीक के बाद आप मंथ में जाओ, मंथ से फिर इस तरह से जा रहते हो, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके लिए इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, वो टाइम ये मैनेज नहीं कर सक रहे होते कि जो पिछला टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। सो एक अच्छी सी जो मैं बात कहना चाहती हूँ ना, देखो अगर आप अच्छे से फोकस्ड हो ना अपने आप को लेके, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँ, एक अच्छा फिजिकल थेरेपिस्ट बनूँ, तो आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि स्पेस रिपीटेशंस करा करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपने मेमोरी स्टोर करनी है ना तो आपको स्पेस रिपीटेशन 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 बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर जगह हर वीडियो में हर बंदा ये बात बोलता है कि रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, पर फिर भी मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स रिपीटेशन नहीं करते, इसी वजह से वो लैकिंग में रह जाते हैं, ठीक है। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, ओके। द लास्ट वन इज़, मैं इसको ना अब फाइंड अप करती हूँ, ठीक है। अपना जो नॉलेज है ना उसको एविडेंस बेस्ड कर लो, ठीक है, उसको एविडेंस बेस्ड कर। अच्छा, अगर तो आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना तो मैं आपको बता देती हूँ, एविडेंस बेस्ड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो और आप लोगों को पता नहीं है एविडेंस बेस्ड से रिलेटेड, तो मैं आपको एक साफ सी बात बताती हूँ। एविडेंस बेस्ड का मतलब ये होता है, आप गए किसी अच्छी वेबसाइट पे और मोस्टली जो हमारे पास होता है वो पेड्रो का है, पेड्रो से रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब हम जो फिजिकल थेरेपी की वेबसाइट है ना अच्छी सबसे अच्छी जिसमें आप रिसर्चेस फाइंड कर सकते हैं, एविडेंस फाइंड कर सकते हो, पेड्रो है, ठीक है। सो जो पेड्रो है ना वहाँ पे आप जाते हो और आप किसी चीज़ को लिखते हो, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात कहती हूँ,
इलेक्ट्रोथेरेपी का हमारे पास मसल स्टिमुलेशन में कितना काम है, ठीक है, आपने ये चीज़ लिखी, या इलेक्ट्रोथेरेपी का पेन की रिडक्शन पे कितना काम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोथेरेपी पेन रिडक्शन, ठीक है। अब जब आप वहाँ पे जाके कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लिखते हो ना, ठीक है, पेड्रो की वेबसाइट पे जाओ, उधर लिखो, तो वहाँ पे ना आपको क्या मिलता है कि पेन की रिडक्शन जो है ना वो इलेक्ट्रोथेरेपी थ्रू कैसे हो सकते हैं। अच्छा, आप कुछ लोगों को ना यहाँ पे इश्यूज होते हैं, मेरे अपने 7 कोलीग्स थे या मेरे अपने 7 जो क्लास फेलोज थे, क्लासमेट्स थे, वो लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं करते थे ना, वो कहते थे कि हमसे हर चीज़ का लिटरेचर फाइंड आउट होता है, वो बस बुक्स की नॉलेज पे ज़्यादा रहते थे, ठीक है। बात ठीक है, बुक्स की नॉलेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको ना कह सको, मतलब नॉलेज तो बुक्स की भी ऐसी ही होती है ना, कि लाइक आपके लिए होती है, आपके पेशेंट्स के लिए होती है, आप उसको यूज़ करके पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो। बट एविडेंस बेस्ड का मतलब ये होता है कि जो अभी लेटेस्ट रिसर्च हुई है ना उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, पहले लोग कहते थे इलेक्ट्रोथेरेपी का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता पेन की रिडक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, ज़रूरी नहीं है ये बुक्स में या ये कॉन्सेप्ट हो, सिर्फ ये एग्जाम्पल की तरह पेन में नहीं है। लेकिन अब रिसर्च ये कहती है इलेक्ट्रोथेरेपी बहुत इफेक्टिव है पेन की रिडक्शन के लिए, ठीक है। सो ये जो मेजर कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें ये बताता है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है वो ज़रूरी होती है, ठीक है। बहुत सी चीज़ों में, एमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने में, या डिफरेंट तरह की, आप सिर्फ फिजिकल थेरेपी से नहीं, आप मेडिकल से रिलेटेड किसी भी तरह का लिटरेचर जो सर्च कर रहे हो तो ना, आप पेड्रो जाओ, पबमेड जाओ, ये सारी वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं, ठीक है। मे भी आपको फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को तो इतना ज़्यादा टीचर्स ये चीज़ गाइड भी नहीं करते, ठीक है। सो आपको अगर अभी से पता चल गई चीज़ तो ये बहुत फ़ायदा है, आपको अभी से आदत होगी ना। देखो, शुरू में मुश्किल होता है आर्टिकल को पढ़ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंपल सी गाइडेंस दे दूँ ना, आप सबसे पहले जाओ और एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ो, ठीक है। आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें लिटरेचर में उसने क्या बताया, ठीक है। फिर आप जाओ और उसकी कंक्लूजन्स को पढ़ो, ठीक है। कंक्लूजन्स पढ़ी, रिजल्ट्स पढ़े, तो आपको पता चल गया अच्छा ये हुआ है, ठीक है। फिर आप जाके उसको रीड करो लिटरेचर को, ये एक से बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने वैसे दे दिया, ठीक है। पर हम एक किसी दिन इस पर भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए कौन सा सूटेबल है या आप लोगों को ये सही चीज़ लगती है, पर फॉर मी ये बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि मेरे लिए लिटरेचर फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक नई चीज़ लगती थी मुझे। जब मैं अपने साइंस बताऊँ तो 4th ईयर फाइनल ईयर तक हमें सही से गाइडेंस नहीं दी गई थी कि लिटरेचर फाइंड आउट भी आप कैसे करते हो, ठीक है। लेकिन अब ये है कि लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि बच्चे स्टार्ट से ही आप एविडेंस बेस्ड काम करो, क्योंकि आपने पेशेंट डील करना। ओके, जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास था मैनुअल थेरेपी का डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, अब मैनुअल थेरेपी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो यही है कि आपने किस कॉन्सेप्ट की बेस पर पढ़ना है। 3 कॉन्सेप्ट्स की बेस हैं जैसे जो हम यूज़ कर रहे हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो कैल्टन बॉर्न का होता है, सेकंड जो होता है वो मेटलैंड का, थर्ड जो होता है वो मोलिकन का होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मैनुअल थेरेपी के अकॉर्डिंग देखें ना, तो 3 तरह की गाइडेंस हम देते हैं, ठीक है। कैल्टन बॉर्न का, मेटलैंड है और मोलिगन। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ना वो ज़्यादातर जो होता है वो कैल्टन बॉर्न और मेटलैंड का होता है, पर जो मेजर कॉन्सेप्ट था ना वो स्टार्ट हुआ ही कैल्टन बॉर्न से था, ठीक है। मतलब कैल्टन बॉर्न का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करके जो है वो मेटलैंड ने काम किया था, पर मोलिगन का थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अच्छा, अब जो स्टडी के टिप्स है ना वो यही है कि सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो आप करते हो कैल्टन बॉर्न को, ठीक है। आप जब मैनुअल थेरेपी पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो आप स्टार्ट जो करते हो कैल्टन बॉर्न से करते हो। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली वो आपकी मैनुअल थेरेपी के सारे स्किल्स को इन्हांस करता है, ठीक है। कैल्टन बॉर्न में ना सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि वो एक पूरी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता देता है मैनुअल थेरेपी की, ठीक है। किस किस तरह से ओरिजिनेट हुई, क्या क्या हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरी जो होती है वो ये कि वो बेसिक टेक्निक्स पे बात करता है, ठीक है।
जैसे हम केल्टन बॉन्ड कॉन्सेप्ट को पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। बेसिक टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। और जो थर्ड वन चीज़ है ना वो हमारे पास आ जाती है, ओके, जो थर्ड वन है वो हमारे पास है कि उसमें क्या क्या मतलब मेजर उसने कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं, किन किन चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें कंबाइन करके केल्टन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मेटलैंड, अच्छा, अब जो केल्टन बॉन्ड था ना वो हमारे पास लीनियर या ट्रांसलेटोरिक मूवमेंट्स पर काम करता, या आप कहते हैं ट्रांसलेटोरिक जो होती है हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म कराता है, ठीक है। लेकिन जो मेटलैंड है ना वो इसी कॉन्सेप्ट को, मतलब केल्टन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को आगे इन्हांस करने के बाद ऑसिलेटरी पे चला जाता है, ठीक है। मतलब मल्टीपल मूवमेंट्स जो है ना वो एट ए टाइम परफॉर्म करवा रहा होता है। ऐसे मल्टीपल मूवमेंट्स का मतलब है एक रिदम में मूवमेंट्स परफॉर्म करा रहा है, ठीक है। एक रिदम होता है जिस भी मूवमेंट को वो परफॉर्म कर रहा होता है, सही है। अच्छा, अब जो मुलिगन का कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। मुलिगन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेसिकली नैक्स की ज़्यादा ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। मुलिगन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सी मतलब डिफरेंस पे काम करता है। मुलिगन का कॉन्सेप्ट को ना अभी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करते, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुलिगन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, उसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। केल्टन और मेटलैंड के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, तो हम इन्हीं के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मैनुअल थेरेपी में ना सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है ना वो आपने जो काम करना है वो आपने सबसे पहले अपनी सारी हिस्ट्री को क्लियर करना है। मैनुअल थेरेपी है क्या, कैसे कैसे काम करती है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसकी हिस्ट्री सबसे पहले पर काम करते हो, ठीक है। फिर उसकी जो बेसिक टेक्निक है, फॉर एग्जांपल उसमें जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास कर रहे हैं सस्टेन्ड मूवमेंट्स की, ठीक है। सस्टेन्ड मूवमेंट्स पे जो काम करते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के ऊपर, तो हमारे पास सारी आ जाती है। और लीनियरली मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, मतलब ट्रांसलेटोरिक हो रही है परफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ऑसिलेटरी में ये हो रहा है कि हम रिदमिक मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिदम्स के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। कभी स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, कभी लार्ज होगा, ठीक है। तो ये हम मेटलैंड के कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा था कि मैनुअल थेरेपी को हमने आज डिस्कस कर लिया।